हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। पाकिस्तान की रीसेंट एयर्स ऑपरेशन जो हुए हैं इनसाइड अफगानिस्तान, ये एक क्लियर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को मार्क करते हैं। एक प्रोलॉन्ग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से लेकर अभी लिमिटेड कोर्सिव एक्शन जो हमें सामने नज़र आया है, ताकि जितनी भी क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये स्ट्राइक्स जब कंडक्ट की गई तो एक रीज़न इसकी ये थी कि एक हमने तेज़ी से बढ़ती हुई हमने टेररिस्ट वायलेंस देखा, एक्टिवेशन देखे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग हमने देखी, इमाम बारगाह में देखी, हमने मसाजिद में देखी, सिक्योरिटी पर्सनल्स सिविलियंस को अटैक करते हुए हमें नज़र आए टेररिस्ट। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट्स थी, इसने एक सीरियस फंडामेंटल क्वेश्चन रेज़ किया कि हमारे जितने भी डायलॉग्स तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ हो रहे हैं, क्या ये उसकी स्ट्रक्चरल लिमिटेशन तो नहीं है कि हम किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुँच सक रहे हैं? इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि इस वीक के स्टार्ट में हमने पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसने कंडक्ट किए प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट दिस मिलिटेंट टारगेट्स जो अफ़गानिस्तान में तेज़ी से एक्टिव हो रहे थे, और वहाँ से उनको सेफ हेवन वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। ये स्ट्राइक्स जो थी ये कंसंट्रेटेड थी 3 अफ़गान प्रोविंस में, नंगरहार में, खोस में और पक्टिका में। स्पेशली पक्टिका की अगर बात करते थे तो हम बारमल और गान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इंक्लूड हैं इसके अंदर। अब हमारे पास जो असेसमेंट्स नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि 7 जो इसमें मिलिटेंट लोकेशंस हैं वो टारगेट की गई हैं, और ये वो साइट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये ट्रेनिंग फैसिलिटेशन सेंटर थे सुसाइड बॉम्बर्स के लिए और अटैकर्स के लिए। और फिर हमें ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर नज़र आए, हमें रिक्रूटमेंट के यहाँ पे इदारे भी नज़र आए, यूनिट्स भी आए। ट्रांजिट और लॉजिस्टिक नोड्स जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी, जो कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के लिए फ़ायदेमंद उनके लिए साबित होती थी। अब पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं वो एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली इसका 70 टू 80 मिलिटेंट्स का करते हैं कि दे हैव बीन टारगेटेड एंड किल्ड। इसके बावजूद हमने देखा कि जो पक्टिका के जो रीजन है वो बहुत हिस्टोरिकली बहुत फेमस है कि वहाँ पे हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे नज़र भी आती हैं और वहाँ पे उनको सपोर्ट भी बहुत मिलती है। सो यहाँ पर एक जो हमें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नज़र आती है इन लोकेशन को टारगेट करने की, वो ये है कि जितनी भी क्रिटिकल क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर्स हैं हिस्टोरिकली, वो यहीं से ही मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट होते रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। यहाँ पर हमें जो की क्वेश्चंस हमारे लिए सामने आते हैं वो ये हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो वो सारे जितने भी निगोशिएशंस हैं ऑल दीज इयर्स, स्पेशली 2021 से अभी तक वाले, क्या वो फुलफिल नहीं हो सके, इसकी वजह से ही एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, या हमें क्या लगता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस है पास्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की वो सामने नज़र नहीं आ रही है, इसलिए ये हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंट जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी जिसको तालिबान रजीम जो है वो डिनाई करती थी और वो सपोर्ट बहरहाल उनको मिल रही थी, तो वो क्यों नहीं फुलफ़िल हो सकी बात। और फिर उसके बाद ये है कि जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो अभी भी अफ़गान टेरिटरी से क्यों ऑपरेट हो रहे हैं? क्या ये अफ़गान रजीम की इनएबिलिटी है, या उनकी अनविलिंगनेस है इसको इसमें पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने की? अब जब हम तालिबान के रिटर्न को देखते हैं इसमें, तो देखें अगस्त 2021 से पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी। वो पॉलिसी क्या थी कि एंगेजमेंट और डायलॉग के थ्रू सिचुएशन को बेहतर किया जा सके, यानी पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट एंड डायलॉग रादर देन दिस कन्फ्रंटेशन। लेकिन 2021 से 25 तक स्पेशली हमने देखा कि एटलीस्ट जो 7 राउंड्स हुए हाई लेवल इन नेगोशिएशन के, वो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर रुक गए, यानी ओरिजिनल और इंटरनेशनल एक्टर्स भी इसमें मौजूद थे। और ये टॉक्स जो हैं वो बहुत, इनकी कोशिश भी ये थी कि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सामने आए, लेकिन नॉन यूज़ ऑफ अफ़गान स्टेट फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो, और टीटीपी पाकिस्तान जो है उनको सपोर्ट ना करना, और रिडक्शन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर वायलेंस, ये कुछ वो चीज़ें थी जिसके बारे में डिमांड किया गया तालिबान रजीम से। सो ये सारी एफर्ट्स के बावजूद जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती रहीं, वो इन बजाय से कि वो डिक्रीज़ हों, इंक्रीज़ होती रहीं। स्पेशली हमने अभी इस साल में देखा कि सुसाइड बॉम्बिंग रिलीजियस प्लेसेस पे देखी हमने, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमने केपी में अटैक्स देखे, बन्नू में देखा हमने रिसेंटली। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेटेड असर्ट्स जो थे वो बताते थे कि बड़ी स्ट्रक्चरल प्लानिंग है इन सब की। इन सारे जो एविडेंसेस हमारे पास है, उसने सजेस्ट किया कि डायलॉग जो है ना वो तो कभी भी कोई इन्फोर्सेबल आउटकम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहाँ पर हम 2021 खड़े हुए थे, जब अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हो गया था। सो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और वो सेंट्रल इशू जो है वो गवर्नेंस कैपेबिलिटी का, गवर्नेंस कैपेसिटी का भी है। अब अफ़गान जो रजीम आपको नज़र आ रही है तालिबान की, इसमें वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है और वो ओपेक डिसीजन मेकिंग
बैंकिंग का स्ट्रक्चर है एक, उसमें लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, यानी उनके पास ना इन्फोर्समेंट के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के इस डाइवर्स ज्योग्राफी में जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंश्योर कर सकें। अब तालिबान ने जब कंट्रोल लिया, बहुत सारे इलाकों में मल्टीपल आर्म्स ग्रुप्स भी ऑपरेट होना शुरू हो गए वहाँ पर। जो टीटीपी के फैक्शन भी उसमें मौजूद थे, फिर आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस वाले भी एक्टिव हो गए, फिर मिलिटेंट नेटवर्क्स जो थे वो भी अलाइन हो गए इन सारी रीजनल इंसर्जेंसीज के साथ। और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल एश्योरेंसेस जो थी वो उनको ऑफ़र होती रहीं, जिसकी वजह से ये सारे जो डाउट्स थे काबुल के अगेंस्ट वो रेस होते रहे कि सीरियस कमिटमेंट मौजूद नहीं है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, और ना ही इनको सपोर्ट देना बंद किया गया। और यहाँ पर जो एक टीटीपी का और तालिबान रजीम का और आईएसकेपी का एक जो आइडियोलॉजिकल क्लोजनेस है ना, वो भी हमें नज़र आई यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ एक दूसरे के क्लोज हैं, बल्कि इनकी जो डिमांड फॉर द निगोशिएशन है ना, वो भी एज सच बहुत वो नहीं है, फ्रूटफुल नहीं रही। अब हमने आईएसकेपी को देखा, हमने टीटीपी को देखा कि जो जो ख्वारिज हैं ये सुसाइड अटैक्स के ऊपर, ये सिविलियन टारगेट्स, ये सेक्टेरियन वायलेंस जो है उस पे ये पलते पलते हैं, इसको ये टारगेट करते हैं, वीक जगह पर ये टारगेट करते हैं पाकिस्तान में। और फिर उससे क्या हुआ कि ट्रेडिशनल जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जितने भी मेजर कहीं ना कहीं अगर मौजूद रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो वो ख़त्म हो गए, और हमने देखा कि लोएस्ट लेवल पे अभी हम मौजूद हैं। और फिर एक पैटर्न जो नज़र आता रहा, जो बाद में हम इसको आइडेंटिफाई भी किया गया, वो ये है कि जितनी भी ये मिलिटेंट वायलेंस है, जितने भी ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, इनका एक पैटर्न है कि ये सीजनल पैटर्न इसको कहा जाता है, कि ये फंडिंग और रिक्रूटमेंट करते हैं विंटर में, यानी उनको ऑब्वियसली फंडिंग चाहिए, पैसे जमा करते हैं, ये सपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं विंटर में, फिर ये ट्रेनिंग एंड प्लानिंग करते हैं अर्ली स्प्रिंग के अंदर, और फिर ये ऑपरेशनल एस्केलेशन इनकी होती है अप्रैल से ऑनवर्ड। तो ये पिछले अटैक हमने देखा कि ये इसी पैटर्न पे चल रहे थे। फिर इस पे ये समझ आया कि जितने भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं ना, वो ऑपरेट भी कर रहे हैं इन पैरेलल, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में भी चल रहे हैं। और वो पाकिस्तान के का जो अफ़गान बॉर्डर है, अफ़गान पाकिस्तान का, उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उसको एज़ अ ऑपरेशनल डेप्थ जो है वो इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर जो ज्योग्राफी है वो एक थ्रेट है। अब देखें वो प्रोविंस जो रिसेंट पाकिस्तान ने जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को टारगेट किया है, नंगरहार और खोस्त का, वो बड़े अरसे से वो आईएसकेपी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ वो एसोसिएट रहे हैं, स्पेशली जो टारगेट करना शिया कम्युनिटी को और पॉपुलेशन को इन बॉर्डर रीजन्स के अंदर। इसी तरह पकटीका को, स्पेशली बरमूल को और गान को, ये हमेशा से हाफिज़ गुल बहादुर के जो फैक्शन है उसके साथ ये एसोसिएट रहे हैं। और फिर बन्नू और करक के जो हमने के साथ एसोसिएट जो डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के, वो हमेशा से ख़तरे में इसकी वजह से रहे हैं। तो ये जो रीजन जो है ये डायरेक्टली लाए हैं क्योंकि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ, इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रिटिकल है। अब जो हमें पाकिस्तान की जो शिफ्ट नज़र आ रही है उसकी पॉलिसी में, उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और ये जो हमें जो डिप्लोमेटिक एश्योरेंसेस जो हैं वो हमने देखें कि वो कभी भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको रिड्यूस नहीं कर सकें। तालिबान रजीम ने जितनी भी हमें एश्योरेंसेस दी, उसके बावजूद टेररिज्म पाकिस्तान में वैसे ही रहा। इसी तरह मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो उसी तरह इंटैक्ट रहा। फिर हमने देखा कि रिस्क ऑफ मास कैजुअलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने के बजाय पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो गई। सो जो ये रीसेंट स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की, ये एक डेटरेंस सिग्नलिंग भी है कि यानी ना सिर्फ ये कि इसमें हमने एक सिग्नल प्रोवाइड किया डेटरेंस का, साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ऑपरेशनल जो प्लानिंग जहाँ से हो रही है उसको कंप्लीटली ख़त्म किया जा सके। अब इस रीजन में फिर हम कहाँ पे खड़े हुए कि पाकिस्तान की जो करंट अप्रोच है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि सिक्योरिटी फर्स्ट रिकैलिब्रेशन, जिसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस फॉर दिस फॉर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। लेकिन हम साथ ही ये देखते हैं कि हमने ये डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल को भी रिजेक्ट नहीं किया है। और हमने हिस्ट्री में भी ये देखा है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं तो निगोशिएशन टेबल्स पे आती रही हैं स्टेट्स डिस्कशन के लिए। और पाकिस्तान ने कभी भी डायलॉग्स को बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया, हमेशा कोशिश की है कि डायलॉग्स और निगोशिएशन रहें। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी अभी हमने यूज़ की है, ये बेसिकली जो बॉर्डर को स्टेबलाइज़ करना और जो डीपन टेंशन है उनको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने की बात की गई। अब जहाँ तक तालिबान अथॉरिटीज़ की हम बात करते हैं, तो तालिबान अथॉरिटीज़ जो हैं उनको कभी-कभार तो ऐसा लगता है कि शायद उनके पास इनेबिलिटी
के साथ-साथ अनविलिंगनेस भी मौजूद है कि वो इस सॉल्यूशन को लेकर ही नहीं आते, वो सॉल्यूशन का हल ही नहीं इस प्रॉब्लम का हल ही नहीं चाहते हैं। तो शायद कोर प्रॉब्लम ये भी है कि हमने देखा कि दोहा फ्रेमवर्क के अंदर जब ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को किसी भी अदर स्टेट के अगेंस्ट नहीं यूटिलाइज़ होने दिया जाएगा। इसके बावजूद टीटीपी की लीडरशिप कंटिन्यूअसली वहाँ से ऑपरेट करती रही, ट्रेनिंग कैंप्स भी उसी तरह ही से एक्टिव रहे, क्रॉस बॉर्डर अटैक भी उसी तरह से रहे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ़ 2 लॉजिकल जो उसकी ऑपरेटेबिलिटी रह गई। वो ये है कि इनएबिलिटी सिनेरियो यानी जो काबिल हुकूमत है उनके पास या तो ये है कि कैपेबिलिटी ही नहीं है ताकि वो इन नेटवर्क्स को ख़त्म कर सके। तो पाकिस्तान की स्ट्राइक जो है ना वो उनके लिए सिक्योरिटी असिस्टेंस बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अनविलिंगनेस सिनेरियो यानी काबुल जो है उसने उस सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट को चूज़ किया है। तो फिर पाकिस्तान जो है उसमें पेनिटिव डेटरेंस उसने पाकिस्तान ने शो की है। सो ईदर वे अब आप ये देखें कि रिलेशनशिप तो शिफ्ट हुआ है यानी एक ब्रदरली एंगेजमेंट और डायलॉग और नेगोशिएशन से निकलते हुए अब बात जो है वो सिक्योरिटी फर्स्ट स्टैंड ऑफ के ऊपर आ गई है। और ये बहुत ज़रूरी था गिवन द फैक्ट कि हमने राइज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी हैं इस रिसेंट फ्यू मंथ्स में पाकिस्तान के अंदर। I would really like to know your opinion about it. Comment section में comment करें, like this video and subscribe the channel. In the next video, we are going to address another issue.